हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ही ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का ये एक भाग है भौतिकी भाग 2, उसका तीसरा पार्ट विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इसमें हम आपको 71 से लेकर 105 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पाठ के अनुसार 71वां और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों की एक समूह ही संयोजित है। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, यह समूह हो जाएगा। एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा। इसमें कहा जा रहा है अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक ही समूह में संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर रूप से तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापीय ऊर्जा में। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक ही समूह संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर रूप से तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होगा। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है। धातु तथा मिश्र धातु, वैसा धातु और जो मिला हुआ धातु रहता है उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है और उसका परिसर क्या है वही हमसे पूछा जा रहा है। तो धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता 10⁻⁻8 2m से 10⁻⁻6 ओम 2 मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10⁻⁸ 2m से 10⁻6 ओम 2m धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का परिसर होता है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, जब कोई अर्धचालक रहता है और उसके ताप को बढ़ाया जाता है तो अर्धचालक का जब ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध घटता है या बढ़ता है या इनमें से कुछ नहीं होता है, यह आपको बताना है। तो अर्धचालक का जब भी ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहता है, मतलब कि ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिवर्तनीय। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिवर्तनीय। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध, इससे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहेगा, लेकिन इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर तार चांदी का हो और उस तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध अवश्य है कि बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ेगा। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ेगा। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। एक R1 है और एक R2 नाम का दो प्रतिरोध है और उन दोनों को समानांतर श्रेणी में जोड़ा गया है, तो जो उन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध होगा वह प्रत्येक से कम होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्येक से कम। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक से कम होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्येक से कम। यदि चार समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। हमने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जब जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों को जोड़ने पर होता है। तो यहाँ आपको दिया गया है कि 4 प्रतिरोध है और जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध होगा। तो 20 को आपको सिंपली 4 से डिवाइड कर देना है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान निकल जाएगा। तो 4 5 जा 20 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 ओम। यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध 5 ओम होगा, क्योंकि 5 के 20 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 ओम। धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में जो धारावाहक होते हैं उन धारावाहक को मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 एम्पियर। एक बल्ब से 1 मिनट में अगर 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा उपकरण होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन ही नहीं होता है। तो आपने बैटरी से लेकर इन्वर्टर से लेकर जितने भी उपकरण देखे होंगे सभी में पॉजिटिव और नेगेटिव धन और ऋण का साइन रहता है, चिन्ह रहता है। लेकिन इसमें से पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं रहता है। तो कुंडली ऐसा चीज होता है जिसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं दिया हुआ रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडली में। क्योंकि विद्युत सेल में भी रहता है, वोल्ट मीटर में भी रहता है, एमीटर में भी रहता है प्लस और माइनस का साइन, लेकिन कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंडली में। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, अगर तार की लंबाई बढ़ाई जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा? तो अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध, इसको सिर्फ आपको 5 प्रतिरोध है समान प्रतिरोध और उसका तुल्य प्रतिरोध 10 है, तो 10 को आपसे सिर्फ 5 से गुना करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 5 जा 50 होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 ओम। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध 50 ओम होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 ओम। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, अगर समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटती है तो उसके घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ेगा। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है। सिल्वर मीन्स चांदी। चांदी का विद्युत प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? तो 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता 1.60 गुने 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1.60 गुने 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर धातु का प्रतिरोधकता होता है। परिपथ में कितने अनुमंतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 kW का विद्युत उपभुक्त होती है? परिपथ में कितने अनुमंतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है इसमें पूछा जा रहा है, और जबकि 220 वोल्ट पर 1 kW का विद्युत उपभुक्त होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर जब होता है तो परिपथ में 5 एम्पियर परिपथ में अनुमंता का फ्यूज उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 एम्पियर। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। अगर किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना हो तो उस विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जी हो जाएगा, वोल्ट मीटर से। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर से। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? यह आपका इंग्लिश में शब्द दिया हुआ है और इसमें से पूछा जा रहा है आपको कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ जल होता है, अर्थात वाटर। तो जल को हाइड्रो के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ जल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रो। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है, यह आपसे पूछा जा रहा है और यह 2017 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही आपका लिखा हुआ है। तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने पर चालक का प्रतिरोध घटता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। अगर रेशम द्वारा कांच की छड़ में रगड़ा जाता है तो उसके द्वारा जो उत्पन्न आवेश होता है वह धन आवेश होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धन आवेश। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश धन आवेश है। यहाँ आवेश लिखा हुआ है लेकिन ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ आवेश होगा, धन आवेश।
ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है। अगर ऊन से एबोनाइट नामक के छड़ पर रगड़ा जाता है तो एबोनाइट का जो छड़ होता है उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? रेशम द्वारा अगर रगड़ते हैं तो धन आवेश होता है, यह आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। लेकिन अगर आप ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ पर रगड़ते हैं तो उसके द्वारा उत्पन्न आवेश ऋण आवेश होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋण आवेश। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? अगर दो आवेशित वस्तु हैं और उन पर बल लगाया जाता है तो उन पर जो बल लगाया जाता है वह कौन सा नियम में आता है? तो वह नियम कूलाम के नियम से कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूलाम नियम। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल का कौन सा नियम लागू होता है? उस पर कूलाम का नियम लागू होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूलाम नियम। कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है? जो यह के दिया हुआ है यह कूलाम के नियम में यूज होता है और इस के को कूलाम के नियम में क्या कहा जाता है? इसको समानुपातिकता स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समानुपातिकता स्थिरांक। कूलाम के नियम में के को कहा जाता है। के को कूलाम के नियम में समानुपातिकता स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? दो सदृश आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो दो सदृश आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल। दो सदृश आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय आवेशों के बीच अगर एक जैसा दोनों आवेश हो तो उन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, जो आपने 92 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि आवेश विजातीय है तो उनके बीच जो बल लगेगा वह आकर्षण बल लगेगा, वह एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आकर्षण बल। विजातीय आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है। क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? इसमें पूछा जा रहा है कि जो प्रोटॉन होता है वह आवेशन के प्रक्रम में भाग लेता है? तो नहीं, प्रोटॉन कभी भी आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं, प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसका कुछ भाग बाकी किस ऊर्जा में खर्च होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होता है। विभव अंतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? जो विभव अंतर होता है वह इनमें से किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? इनमें से किसको गति में ला देता है? तो विभव अंतर इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में। विभव अंतर इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सेल में दो टर्मिनल होता है, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। और जो सेल के भीतर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभवांतर। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके लिए जो ओम का नियम लागू होता है वह नियम क्या है? तो उसमें जब चालक का ताप अचर रहता है तभी उस पर ओम का नियम लागू होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब चालक का ताप अचर रहता है। जब चालक का ताप अचर रहता है तभी प्रवाहित धारा में ओम का नियम लागू होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब चालक का ताप अचर रहता है। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है। शुष्क कागज अर्थात जो सूखा हुआ कागज रहता है, जो सूखा हुआ कागज रहता है ड्राई पेपर, उसकी प्रतिरोधकता रेसिस्टेंस क्या होती है? उसकी प्रतिरोधकता 10 के पावर 12 ओम मीटर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 के पावर 12 ओम मीटर। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता 10 के पावर 12 ओम मीटर होती है। संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? जो बैटरी संचायक हो जाती हैं उन बैटरियों को हम लोग पुनः आवेशित कर सकते हैं या नहीं, यह पूछा जा रहा है। और यह संभव है या नहीं? तो यह बात संभव है। अगर कोई बैटरी संचायक हो गई है तो उसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाँ, संचायक बैटरी को पुनः आवेशित किया जा सकता है या नहीं? हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाँ। जब 1 एम्पीयर धारा 1 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है?
जब 1 एम्पीयर धारा और 1 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित होती है तो उपभुक्त ऊर्जा 1 वाट होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 वाट। जो एम्पीयर 1 है और वोल्ट भी 1 है तो वाट भी हमेशा 1 ही होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 वाट। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो 1 वाट होता है वह कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 वाट 3600 जूल के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3600 जूल के बराबर 1 वाट होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3600 जूल। खनिज अम्लों की जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है। जो खनिज अम्ल होते हैं वह जलीय विलयन के विद्युत के चालक होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें विद्युत अपघट्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत अपघट्य। खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें विद्युत अपघट्य कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत अपघट्य। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। जो लेड सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उससे एक सेल बनाया जाता है। तो लेड सल्फ्यूरिक अम्ल वाला सेल का उपयोग किस में होता है? ऑटोमोबाइल में, औद्योगिक कार्यों में, या इन दोनों में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग अभी ऑटोमोबाइल में भी और औद्योगिक कार्यों में दोनों जगह होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों में। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल वाले सेल का उपयोग ऑटोमोबाइल में भी होता है और औद्योगिक कार्यों में भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी एवं बी दोनों में। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋण आवेशित। और अगर कोई ऐसा वस्तु हो जिसको रगड़ते हैं हम लोग और वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋण आवेशित। इस प्रकार आपका इस वीडियो में 71 से लेकर 105 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करा दिया गया है। इसके बाद आपका इसी पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो आएगा। और अगर आपने इसका बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Fearless.